हेलो स्टूडेंट, फिर से हम हाजिर हैं वीडियो क्लास केमिस्ट्री वीडियो क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर एक ऐसा भी कण है जिसका द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और अंततः हम पहुंचेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज की हिस्ट्री कितनी रोचक है, हमारे वैज्ञानिकों ने कितना प्रयास किया है न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। तो न्यूट्रॉन खोज का जो हिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है कि रदरफोर्ड का अनुमान और दूसरा है जेम्स चैडविक का प्रमाण। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के हम दो प्रयोग के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। उसमें दो प्रयोग आप पहले से भी जानते हैं और पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा उसके बारे में हम बताने का प्रयास किए हैं। और पूरा जो घटनाक्रम है रदरफोर्ड का वो 1909 से 1920 तक के बीच का कहानी है रदरफोर्ड का। तो इस बीच में रदरफोर्ड ने दो महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तावित किए, परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल, जिसमें पहला जो प्रयोग था उनका स्वर्ण पत्र वाला है ना, स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी से, है ना, जिसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट गोल्डन फॉइल के न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा प्रयोग था नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी से प्रोटॉन का खोजा जाना। ये एक प्रयोग था 7 नाइट्रोजन 14 और यहाँ बन जाता है 8 ऑक्सीजन 17। ठीक है, तो अल्फा कण, ये दो महत्वपूर्ण प्रयोग थे किसके? रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड के जो प्रयोग थे पहले स्वर्ण पत्रोला कि मतलब जो न्यूक्लियस मॉडल जब रदरफोर्ड ने दुनिया के सामने रखा तो क्या रखा उसको हम देखते हैं। तो उन्होंने रखा कि स्वर्ण पत्र पर जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि इसको आप अल्फा किरण प्रकीर्णन के भी नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि परमाणु के नाभिक जो है धनात्मक है, मतलब धनात्मक है परमाणु का नाभिक, क्योंकि अल्फा कण जो है कई बार नाभिक से वापस या विस्थापित हो जाते थे, टोटली मुड़ जाते थे या विस्थापित हो जाते थे, अपना जो मार्ग है वो चेंज कर लेते थे, वो पाथ को अपना वो चेंज कर लेते थे। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने तो ये बता दिया कि परमाणु का नाभिक जो है धनावेशित है, उसका जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज युक्त है। और दूसरा जब प्रयोग उन्होंने किया कि 7 नाइट्रोजन 14 पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उससे एक प्रोटॉन निकला, है ना। प्रोटॉन की खोज वाले वीडियो में इसका हम डिटेल अध्ययन किए हैं। अल्फा कण को आप 2He4 के माध्यम से दर्शाते हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि जब अल्फा कणों की बमबारी नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर की जाती है तो प्रोटॉन निकलता है, जो प्रोटॉन क्या है, धन आवेशित है। यहाँ तक सारी चीज़ें सही थी, लेकिन जैसा ही प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया उसके बाद उनके सामने पर एक प्रश्न आया, एक समस्या आया। उनके पास समस्या ये था कि परमाणु के नाभिक में कोई ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है। क्यों ऐसा आया? उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 2 हीलियम 4, है ना, गौर से देखिएगा इस उदाहरण को कि उन्होंने देखा कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। आप गौर से देखते जाइएगा, जो समस्याएं रदरफोर्ड को आना शुरू हुआ कि मतलब इलेक्ट्रॉन के खोज हो चुके हैं, प्रोटॉन के खोज हो चुके हैं। समस्या कब आना शुरू हुआ रदरफोर्ड को? समस्या यहाँ से आना शुरू हुआ कि जितना वो किसी परमाणु के द्रव्यमान को समझ रहे हैं उससे ज़्यादा परमाणु का द्रव्यमान मिल रहा है। तो ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान मिलना ही इस चीज़ का साइन है, इंडिकेशन है कि परमाणु के नाभिक में एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा कण है जो द्रव्यमान है पर आवेश नहीं है। द्रव्यमान क्यों है, आवेश क्यों नहीं है, ये दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो क्लास जो है अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि प्रोटॉनों की जो संख्या है, गौर से देखिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ 2 है, ठीक है, गौर कीजिएगा। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है।
जो लगभग एक AMU के बराबर होता है। तो यहाँ पास प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो इसका जो द्रव्यमान होना चाहिए था, जो अंदाजा लगा रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान कौन लगा रहे हैं? रदरफोर्ड, कि 2 प्रोटॉन है तो इस परमाणु का द्रव्यमान 2 AMU होना चाहिए था। लेकिन 2 AMU ना होके कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है हीलियम का? 4 AMU है। यही इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो एकदम नेगलेक्ट है। अगर उसके द्रव्यमान को भी जोड़ दिया जाए तो भी 4 AMU के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी परमाणु के नाभिक में एक ऐसा द्रव्यमान है जिस पर आवेश नहीं है। कई हमारे छात्र इसमें गलती ये कर देते हैं कि सर 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 AMU और 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2 AMU, तो कितना हो जाएगा? 4 AMU हो जाएगा। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी कंसेप्ट बना लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU है तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 AMU होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ के परमाणु के द्रव्यमान को अपना निकालें। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुलना में एकदम सा माइनर द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। कैसे है? अगर मैं AMU में ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मेजर करूं, किसमें? AMU में। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मैं मेजर करता हूं तो देखिएगा होगा क्या कि प्रोटॉन का AMU में जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो AMU में द्रव्यमान है उसका 1/1836 गुना होता है। मतलब 1 MU द्रव्यमान को 1836 भागों में डिवाइड कीजिए, तब कहीं 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। मतलब एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1836वें भाग के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर बात किया जाए कि 1836 से ऊपर गुणा कर दें, ठीक है, जैसे मान ली कि 1/1836 है इंटू 1836, तो ये कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 AMU इलेक्ट्रॉन के लिए एक AMU द्रव्यमान कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 1836 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा। कितने का होगा? 1836 इलेक्ट्रॉनों का। और हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 AMU द्रव्यमान करना है तो ये 3672 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था हीलियम में। तब कहीं इसका द्रव्यमान क्या होता? 2 AMU। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता? 2 AMU। तब टोटल क्या हो जाता? 4 AMU। तो 2 AMU इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कब होता? जब हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? 3672। जबकि हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान 4 AMU क्यों है। अर्थात परमाणु के नाभिक में एक ऐसा पार्टिकल है जो परमाणु के द्रव्यमान को अनुमान से ज्यादा करके रखा है। और वह द्रव्यमान ये भी क्लियर है कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग ही होगा, क्योंकि हीलियम के नाभिक का सीधे बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 AMU है। और 2 AMU लगभग द्रव्यमान किसका हो जाएगा? उस पार्टिकल का जिसके बारे में रदरफोर्ड अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान लगा रहे हैं तो फाइनली वो क्या हो जाता है? अगर 2 AMU मिल जाएगा तो 4 AMU हो जाएगा। लेकिन वहां तक उन्होंने तो अनुमान लगाया, लेकिन ये किसी प्रूफ पर नहीं पहुंच पाए, प्रमाण नहीं दे पाए। चलिए डस्टर को नहीं रखे हैं, ठीक है, यहां तक वे नहीं पहुंच पाए, अनुमान तक ही रह गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब जब ये बात यहां तक खत्म हुई, अनुमान के ही रूप में शुरू हो गया और रदरफोर्ड का प्रयोग यहीं तक समाप्त हुआ, तब आगे प्रवेश होता है किसका? रदरफोर्ड के एक प्रिय विद्यार्थी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक का। उससे पहले भी मतलब 1920 से 1930 के बीच तक भी कई प्रयोग होते रहे। तो कुछ प्रयोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उस बीच में, उस दशक में क्या क्या प्रयोग हुए और क्या क्या परेशानी हुआ और क्या क्या लोगों ने समझने में गलती की। तो रदरफोर्ड के अनुमान के बाद जब प्रयोग शुरू हुए, कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग शुरू किया, तो उन्होंने ये देखा कि बेरिलियम पर यदि अल्फा कणों की बमबारी की जाए, ठीक है, आप अल्फा कण को ऐसे करके दर्शाते हैं, ये आपको मालूम है 2He4,
ठीक है। जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास जो है वो 9 है। ठीक है। तो जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो देखिए क्या बन जाता है, एक कण यहाँ निकल रहा है। ठीक है, एक कण यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाता है 6 कार्बन, और ये संख्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो एक कण ऐसा निकल रहा है जिसमें प्रोटॉन नहीं है, मतलब प्रोटॉन इतना चार्ज नहीं है, क्योंकि 4 और 2 6 तो यहीं आ जा रहे हैं। इसका मतलब है ये जो कण है न्यूट्रल है, और टोटल एटॉमिक मास 9 और 4 13 है, यहाँ कितना रहा है 12 है, मतलब यहाँ इसका मास है, द्रव्यमान है। लेकिन ये अल्फा कण इतना तेजी से ये कण जो निकल रहा था, ये कण जो निकल रहा था इतना तेजी से गुजर रहा था कि अगर इसको विद्युत क्षेत्र में भी रखें तब भी ये नहीं रिफ्लेक्ट होता था, ये अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता था। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाता था तब भी ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता था। तो ज़्यादातर लगभग 1930 तक हमारे वैज्ञानिकों ने यही समझा कि ये कुछ नहीं, गामा किरण संभव हो सकता है। क्या हो सकता है, गामा किरण संभव हो सकता है। तो कई बार प्रयोगों में इसको गामा किरण ही मान लिया गया जो ये कण निकल रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो एंट्री होता है जेम्स चैडविक का, तब यहाँ से बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रयोग होते हैं और निकाले जाते हैं और एक सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं हम। तो जेम्स चैडविक का देखिए अंदाजा क्या निकला और जेम्स चैडविक ने क्या किया। जेम्स चैडविक ने देखा, जब 1932 में जेम्स चैडविक ने अपना प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने प्रयोग क्या किया कि पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को बेरिलियम पर बमबारी किया। किसके ऊपर बमबारी किया, बेरिलियम पर। तो बेरिलियम से बहुत सारे कण निकले। इन कणों को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया, ये मोस्टली एनर्जी वाले थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले। अब इन कणों को, जो ये कण निकले बेरिलियम से, उसको जो हमारे मतलब जेम्स चैडविक थे उसको पैराफिन मतलब वैक्स से गुजारा। तो जैसा ही वैक्स से गुजारा तो इससे भारी संख्या में प्रोटॉन उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए, प्रोटॉन हुए। तो यहीं पास जेम्स चैडविक समझ गए कि अगर जो पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि वो गामा किरण हो सकता है, तो गामा किरण की संभावना तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गामा किरण में इतनी एनर्जी या उतनी उनकी संहति मास नहीं है कि इतनी भारी संख्या में प्रोटॉन क्या करे, रिलीज करे। मतलब यहाँ बेरिलियम से निकला हुआ जो उदासीन कण है उसका द्रव्यमान संभव है कि प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक संभव है, जो इतनी भारी संख्या में यहाँ से प्रोटॉन क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। गामा किरण अगर ये रहता तो इतनी भारी संख्या में यहाँ प्रोटॉन इस वैक्स से नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि ये नहीं है, मतलब ये गामा किरण नहीं है, ये निकलने वाला जो कण है ये गामा किरण नहीं है। क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो मतलब ये कण जो है मतलब गामा किरण नहीं है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, इस वैक्स से इतनी ज़्यादा प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी भी कम है, उसकी द्रव्यमान भी कम है। अर्थात ये जो कण है गामा किरण के अलावा उससे परे कण है। उसी कण का नाम जेम्स चैडविक ने क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा। क्या रखा नाम इसका, न्यूट्रॉन। और इसका जो क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है 1.76 × 10⁻27 kg होता है, और इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। क्योंकि आप अगर हीलियम के नाभिक का ही बात करेंगे तो मूल रूप से जो परमाणु है उसके ऊपर चार्ज क्या है, शून्य है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, शून्य है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपस में क्या है, बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात किया जाए तो 1.6 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, 2 के गुणज में। इस प्रोटॉन पर चार्ज का बात किया जाए तो प्लस 1.67 × 10⁻⁻19 ये भी हो जाएगा 2 के गुणक में। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जो इन दोनों के अलावा नाभिक में कण है वो उदासीन है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। इसी कण का नाम जेम्स चैडविक ने क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा।
और इसका भी द्रव्यमान लगभग क्या होता है 1.008 AMU होता है, जो लगभग हम क्या मान लेते हैं 1 AMU मान लेते हैं। और हीलियम में अगर बात करेंगे तो उस समस्थानिकों पर भी डिपेंड करता है। तो हीलियम में जो है न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हीलियम में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 2 होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो रहा है 1 AMU, तो 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 AMU हो जाएगा। ठीक है, तो 2 AMU द्रव्यमान किसका हो रहा है न्यूट्रॉन का, और 2 AMU द्रव्यमान किसका हो रहा है प्रोटॉन का। तो हीलियम का टोटल द्रव्यमान कितना हो जा रहा है 4 AMU। तो जो रदरफोर्ड सोच रहे थे कि वो द्रव्यमान ज़्यादा क्यों है, अंततः जेम्स चैडविक के प्रयोग ने ये सिद्ध कर दिया कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जिसका द्रव्यमान एकदम कम है, उसके अलावा एक अन्य पार्टिकल है जिसका चार्ज नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। इस वजह से परमाणु का द्रव्यमान जो देखेंगे अक्सर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या में लगभग दुगने होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने के कारण आप देख ही पा रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से कहीं ना कहीं 1.674 के लगभग होता है इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ देख रहे हैं 5 है। तो इस वजह से लगभग आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही जैसे परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, मतलब बड़े परमाणु होते जाते हैं, तो तुलनात्मक रूप से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है। तो जब बड़ा परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी बढ़ेगी। तो वहाँ पास क्या होगा कि तुलनात्मक रूप से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, कई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो मेजरिंग करने योग्य द्रव्यमान हमको मिल जाएगा, जो और ये अतिरिक्त द्रव्यमान मिलके बढ़ा देते हैं। इस वजह से देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमानों का, बड़े परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों की संख्या के दुगना या दुगने से लगभग अधिक होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के महान खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में, न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ 1932 में, और जेम्स चैडविक को इस महान खोज के लिए 1935 में मिलता है नोबेल पुरस्कार। और न्यूट्रॉन को जो दर्शाया जाता है 0n1 के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान है जो लगभग एक प्रोटॉन के बराबर है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो मैं समझता हूं कि न्यूट्रॉन के बारे में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है, और जो ज़रूरी था आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो भी पर्याप्त है। इसके बाद भी अगर न्यूट्रॉन संबंधी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो, या आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।